हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस सेशन में अपने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए फाउंडेशन सिलेबस जो भी होता है आपका एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका जो बैच है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2025 एग्जामिनेशन को टारगेटेड करते हुए दोस्तों, हम यहाँ पर जुड़ते हैं अपने इंडिविजुअल टॉपिक पर ग्रिपिंग बनाने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और इसी सिलसिले में हमने अपना डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास नंबर 21 को कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो 5 टॉपिक और सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका स्टार्ट हो चुका है। पिछले वीडियो में आप सभी ने ये देख लिया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे तरीके से, बस 2 ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, और सारी चीजें कैसे होने वाली है इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल या फिर थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे जुड़ जाइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तो उस ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर आपके बहुत सारे फैकल्टी भी कनेक्टेड है, स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड है, आपस में एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपने डाउट्स, क्वेरी को सॉल्व कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। तो आप भी उससे पूछ के, जो आपके यहाँ पर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की हेल्प से आप जिस अप्रोच से वो क्वेश्चंस को टैकल करने की अप्रोचेज या सिलेबस या चीजों को बताते हैं, आप सेम उसी अप्रोच से अपने आंसर को भी वहां पर पा सकते हैं। तो वहां पर ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आप चैनल को, वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। तो आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को का डाउट उस सब्जेक्ट के सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसी के साथ आपकी सारी चीजें कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाती है। ठीक, और इसे आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है आपका कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट बॉक्स में भी अगर कोई आप एडवाइस या फिर सजेशन या फिर क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चनिंग है, आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। वहां पर भी खुद आपको आंसरेबल चीजें, सारी चीजें बता दी जाएंगी, जो भी आप चीज की डिमांड है। अब बात आती है आपका एसएससी का कैलेंडर, रिवाइज कैलेंडर, जो कि हमारे सामने आउट हो चुका है, और जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आपके सितंबर मंथ में होने वाले हैं। मई मंथ समझो खत्म ही हो चुका है, तो आपका बचा है जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, 3 महीने बचे हुए हैं, और 3 महीने में आपको अपने सिलेबस पे हर एक टॉपिक पे अच्छी खासी ग्रिपिंग हो, ताकि अच्छी खासी जड़ मजबूत हो हर एक टॉपिक की, ताकि उसमें क्वेश्चन कैसे भी घुमा के क्यों ना दे दिया जाए, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। और उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलेबस को लेके भी चल रहे हैं। तो सिलेबस अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। कंप्लीट रीजनिंग के नाम से आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर कॉम्पिटिटिव को, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीचिंग के एग्जाम्स, इवन यहाँ पर डिफेंस, एनडीए वगैरह के एग्जाम, हर एक एग्जामिनेशन में जहां पर भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों, उसके हर एक टॉपिक को मैंने बहुत ही डिटेल में एक सिस्टमैटिक तरीके से पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और जिसमें जितने पार्ट्स की जरूरत हुई है उतने पार्ट्स में आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में डिफाइन किया गया है। और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने वहां पर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी है। तो आप उस प्ले लिस्ट को ध्यान से समझ के प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के आप वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ कनेक्टिविटी के साथ ही जुड़ते रहे, तो आप इसी वीडियो के साथ यहाँ पर जो आपकी फाउंडेशन बैच चल रही है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल 2025 के लिए, तो आप क्लासेस नंबर से, जैसे क्लास नंबर 22 है, तो आप क्लासेस के नंबर से यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टिविटी के साथ चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
तो आपके पास चीजें सारी है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ डेली लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जो कि हम रात के 8 बजे कर रहे होते हैं। तो वहां पर हम हर तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपके सामने सारी ही चीजें दी जा रही है, बस आपको परफॉर्मेंस अपना 100% देने की जरूरत है। आपने वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर जरूर कर दिया होगा। इस हमारा परीक्षण जंक्शन का जो मेन मोटिव है वो ये है दोस्तों, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम आपको कोई पेड क्लासेस नहीं दे रहे हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप इस बैच में एनरोल करो या इसमें करो। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना है और उसी टाइम का यूटिलाइज करके आपको अपने एग्जामिनेशन में अपना अच्छा परफॉर्म करना है। उस एस्पिरेंट तक भी चीजें पहुंचनी चाहिए जो संसाधनों के अभाव की वजह से उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती है। उन सब चीजों की वजह से भी वो यहाँ पर हमारे सामने चीजों को टैकल कर पाए, सीख पाए फ्री ऑफ कॉस्ट और अपना लाइफ में अपनी सक्सेस को पा पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर आपने जरूर कर दिया होगा। और चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे हमारा क्या रहने वाला है। तो आज का मोटिवेशन ऑफ द डे कि आपको टाइम का यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इन अ प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करना आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल करा सकता है। कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर काम करते हुए आप अपनी चीजों को हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन पेपर, आपका माइंड और कंसंट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। यहाँ पर हमने पिछले क्लासेस में सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था कि किस किस तरीके की चीजों को लेके हमें कौन कौन से जो पॉइंट्स है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं और जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, मैंने उन सारी चीजों को डिस्कस किया था। तो क्लास नंबर 22 को देखने से पहले आप क्लास 21 को जरूर देखेंगे, तभी आप कनेक्टिविटी के साथ चीजों को जोड़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होते शुरू हो जाएंगे और सारी चीजें समझ भी आती रहेंगी। अगर हम बात करें दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब हुआ आपके सामने कुछ नंबर ऑफ पर्सन दिए जाएंगे, उन नंबर ऑफ पर्सन को हमें ध्यान में रखते हुए पर्सन को अरेंज करना होता है सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कराते हुए, और इसी को बोला जाता है बैठक व्यवस्था। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चीजें को बिठाई जाती हैं। फिर हमने देखा सिटिंग अरेंजमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, मैथमेटिकल बॉडी के दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है आपका ओपन फिगर या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉन बाउंडेड फिगर, और नेक्स्ट था हमने देखा था क्लोज फिगर या फिर आप इसको बोल सकते हो बाउंडेड फिगर। और इसमें हमारी कौन कौन सी फिगर आती है, जो सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से तरीके के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्लोज फिगर है उसमें आपका आता है सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेक्टेंगल से रिलेटेड, और फिर आपका स्क्वायर से रिलेटेड, और अलग अलग इन सब की शेप बनेगी, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, इन सभी चीजों की हमने बात करी थी। और इनके कैसे वेन डायग्राम बनाते, कैसे डायग्राम को हम रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में सीखा था। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो कैसे हमें उन्हें टैकल करना है, इन सब चीजों पे हमने बात किया था। फिर ओपन फिगर और नॉन बाउंडेड फिगर में दोस्तों हमने ये देखा था कि आपके सामने अगर यहाँ पर दिया जाए, एक बनता है क्वेश्चन आपका लीनियर रो का और दूसरा बनता है क्वेश्चन आपका पैरेलल रो का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारी चीजें हमसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वो सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने की जरूरत होती है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, हमने उसमें पहले बात करी थी दोस्तों डायरेक्शन की, कैसे निर्देश दिए गए हैं। डायरेक्शन में हमें बताया जाएगा कितने नंबर ऑफ पर्सन है, किस शेप में बैठे हैं, किस तरफ फेस कर रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डायरेक्शन में दिए गए होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड हमने देखा था हमें अपने क्वेश्चन को इनिशिएट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, इस चीज की बात की थी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा था हमें लिंकेज पॉइंट ढूंढना होता है, कहाँ से चीजों को लिंक किया जाएगा। फिर हमने कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल बताए थे
जैसे कि अगर आपके सामने वर्ड आ जाए इमीडिएट, जस्ट, नेक्स्ट, नेबर, एडजेसेंट और फिर बिसाइड, तो ये सारी चीजें दोस्तों हमारे किसको, सेम मीनिंग को डिराइव करते हैं, बिल्कुल पास पास। एक डायग्राम बना के आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की गई थी और फिर इसी के साथ हमने ये देखा था, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये था, अगर इनसाइड गिवन है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर गिवन है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर गिवन है, या फिर इनवर्ड गिवन है, तो इन सब का मीनिंग सेम होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका आउटसाइड, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर या अपोजिट टू सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर फेसिंग अवे फ्रॉम, या फिर आउटवर्ड। तो ये सारी चीजें हमारी डिफाइन करती, ये सारी चीजें हमारे डिफाइन करती है जो पर्सन आउट की तरफ फेस करके बैठे हैं। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि जब भी हमारे सामने बिटवीन दिया जाए, जब भी हमारे साथ सामने बिटवीन दिया जाए, तो जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही पर्सन का गैप हमें दोनों एलिमेंट के बीच में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला गया है 5 पर्सन सिट बिटवीन M एंड S, अगर M और S के बीच में 5 पर्सन बिठाने हैं तो 5 पर्सन वहां पर दिखने चाहिए। लेकिन बट व्हेन, जब भी आपके सामने यहाँ पर वर्ड गिवन हो जाए अवे, बिलो, बिफोर, आफ्टर, अबव, तो ये सारे वर्ड्स हमारे, जितना नंबर ऑफ पर्सन गिवन होगा, जितने नंबर पर्सन ऑफ गिवन है उसमें से -1 करके हमें गैप रखना होता है। अगर 4th अवे फ्रॉम द F बोला है तो F से 4th अवे का मतलब हो गया 3 का गैप होगा, 4 में से -1 कर देंगे तो 3 का गैप हो जाएगा। तो जब भी ये वर्ड है अवे, बिलो, बिफोर, आफ्टर, अबव, तो जितने नंबर ऑफ पर्सन है उसमें ये चीजें हमें देख के -1 करके गैप रखनी होती है। करेक्ट? सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब भी हमारे सामने, कौन सा पॉइंट था हमारा, 8th पॉइंट, जब भी हमारे सामने वर्ड गिवन है इमीडिएट नेबर, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इमीडिएट नेबर ऑफ, नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। और इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट था वो ये था, इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू बी, अपोजिट डायरेक्शन टू ए के रेफरेंस में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस साथियों हमारा ये बताता है कि ए इमीडिएट नेबर है ए और बी के, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर हमारे सामने यहाँ पर ए है, ए कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर ए का एक नेबर इनसाइड है तो ए का दूसरा नेबर आउटसाइड होगा, अगर ए का ये वाला नेबर इनसाइड है तो ये वाला नेबर आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर? और नीचे वाले पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर फर्क पड़ेगा, अगर ए अंदर देख रहा है तो इसके दोनों नेबर बाहर देखेंगे, और अगर ए हमारा बाहर देख रहा है तो इसके दोनों नेबर अंदर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है ए के रिस्पेक्ट में, ए के रेफरेंस में दोनों ही हमारे अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने वर्ड देखा था साथियों, क्या आपका था, एटलीस्ट, फिर मिनिमम, और इसके बाद नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। जब भी हमारे सामने ये वर्ड प्रेजेंट हो और बोला जाए, सपोज दैट आपके सामने एग्जांपल ले लिया, मिनिमम 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी,
कम से कम 2 पर्सन बैठे हुए हैं ए और बी के मिड में। तो जब भी मिनिमम 3 पर्सन सेट बिटवीन ए एंड 2 पर्सन, तो आप ए और बी के बीच में 2 पर्सन तो रख ही सकते हो, बाकी आपकी पॉसिबिलिटी बनती चली जाएगी ए और बी के बीच में 3 पर्सन भी, ए और बी के बीच में 4 पर्सन भी, ए और बी के बीच में 5 पर्सन भी, 6 पर्सन भी, जितने पर्सन हो। और ए और बी भी अपनी जगह भी बदल सकते हैं, कुछ भी श्योरिटी नहीं दी गई है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि जब भी हमारी स्टेटमेंट में वर्ड गिवन हो एट मोस्ट, मैक्सिमम या फिर नॉट मोर देन, या फिर नॉट मोर देन, जब भी और एग्जाम्पल में हमारे सामने दे दिया जाए मैक्सिमम ए आर बी, मैक्सिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पॉइंट्स होते हैं वो ये कि ए और बी के बीच में, अगर ए यहाँ पर है तो ज्यादा से ज्यादा ए और बी के बीच में 2 पर्सन हो सकते हैं, ए और बी के बीच में 1 पर्सन हो सकता है, या फिर ए और बी के बीच में एक भी पर्सन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और ए और बी अपनी जगह को शफल कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमारी पॉइंट्स थे। एक पॉइंट और बताया गया था दोनों पॉइंट्स का डिफरेंशिएट, वो ये था दोस्तों कि जब भी हमारे सामने व्हेनेवर हमारे सामने आपके वर्ड दिया जाए एंड, बट और कॉमा लगा के इस, तो ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को या फिर फारदेस्ट एलिमेंट को, जो दूर वाला एलिमेंट है उसको डिफाइन करता है क्या, एंड बट और कॉमा लगा के इस जो आता है। करेक्ट है? समझ में आया? जो भी जब ये एज अ कंजक्शन, एज अ कनेक्टर यूज किया जाए तो इसके आगे वाली जो स्टेटमेंट होती है दोस्तों वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन की जाती है। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर हमने देखा यहाँ पर अगर कभी भी किसी 2 एलिमेंट के बीच में वर्ड आ जाए हु, विच, whom और whose, who, which, whom और whose, तो ये डिफाइन करते हैं हमारे who, which, whom और whose, तो ये डिफाइन करते हैं हमारे सेकेंड एलिमेंट को। या फिर नियरेस्ट, जो पास वाला एलिमेंट होता है उसको डिफाइन कर रहा होता है क्या, हमारे ये वाले वर्ड who, which, whom और whose। क्लियर? सभी को क्लियर? किसी को डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था और अब हम आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। आज कुछ और शानदार लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और अब आपको चीजों को अप्लाई करके सीखना है। ठीक है? तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। हमारे सामने यहाँ पर वर्ड गिवन है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और प्लॉटिंग, सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप किए हुए क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो आपको चीजें समझ भी आएंगी, क्योंकि सेम स्टेटमेंट रिपीट होती हैं अलग अलग तरीके से। बस हमें थोड़ा सा अपने हर एक सेंस को ओपन करके देखना होगा कि एक स्टेटमेंट से और कितनी बातों को समझा जा सकता है। पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, अभी तक हमने पिछले 2 क्वेश्चन में एक भी पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट से हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है तो हमें वहां पर पॉसिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। ठीक है? 2 प्रोजेक्शन लेने पड़ेंगे। अब ये मत समझना कि 2 प्रोजेक्शन लेने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता आपने एक डायग्राम बनाया, पूरा बना दिया और एंड वाली लाइन ने उस पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया, वो क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया। तो अब सारा स्टेटमेंट आप वापस से पढ़ के फिर बनाने जाओगे ना, तो आपका डबल टाइम लगेगा, वहां पर टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कम टाइम लगे। और यही सारी चीजें सीखने के लिए आप क्लास में जुड़े भी हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं। बोला गया है 6 पर्सन है जो कि कैसी शेप में बैठे हैं, एक रेक्टेंगल टेबल में बैठे हैं और सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल टेबल ले लिया और हमें अब इनको बिठाना है इसमें। और बोला क्या गया है, 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन बिग साइड, 2 पर्सन बड़ी वाली साइड पर बैठे हैं। तो ये हो गए 2 पर्सन बड़ी वाली साइड पर बिठा दिया। ठीक, एंड देयर आर
एंड वन पर्सन सिटिंग एट स्मॉलर साइड, और छोटी वाली साइड पर वन पर्सन है, कोई भी पर्सन कॉर्नर पर नहीं बैठा है, ठीक है, कोई भी पर्सन कॉर्नर पे नहीं बैठा है। बोला क्या, सी एंड एफ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, सी और एफ जो है वो सेम साइड पर बैठे हैं, तो अब यही हो पाएगा सी और एफ। सी और एफ में पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी हम कुछ भी श्योरिटी नहीं बता सकते। आगे देखो बोला जा रहा है बी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, अब अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने बैठने के लिए तो यही वाली जगह बची है ए और बी के लिए, ठीक है। F इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, B का पड़ोसी F हो जाएगा, अभी भी नहीं बैठा सकते। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट से क्या पता चला, जो A है वो सेकंड लेफ्ट है दोस्तों D के। अगर आप A को यहां बिठाओगे तो D जब यहां रखते तब सेकंड लेफ्ट हो पाता ना A, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप A को यहां सेकंड लेफ्ट होना है ना D का, तो D के सेकंड लेफ्ट, D को हम यहां रखेंगे तो D का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पर A आ जाएगा, A के अपोजिट बैठेगा B, और B के पास कौन बैठा हुआ था, क्वेश्चन में बताया गया था B के पास कौन बैठा हुआ था, F इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, जो F है वो इमीडिएट नेबर है दोस्तों B का, तो B का इमीडिएट नेबर होना चाहिए, तो F यहां पर हो जाएगा। C और F सेम पर बैठे थे, बच कौन गया, A B C D E बच गया, तो E के लिए ब्लैंक वाली जगह हो जाएगी। किसी को यहाँ तक क्वेश्चन में कोई समस्या है? इजी क्वेश्चन था, सभी को सॉल्व हुआ। अब देखो डिमांड क्या है क्वेश्चन की, पूछा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन A और D, A और D के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, काउंटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, जब आप D के लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो D इनसाइड फेसिंग है, लेफ्ट देखोगे तो एक ही पर्सन बैठा है ए और डी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, स्क्वायर टेबल में बिठाना है, हरी अप, जल्दी सॉल्व करें एक बार। चलिए सॉल्व करें। 6 गर्ल्स, नाम दिया गया है 6 गर्ल्स का, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। दोस्तों इस बार गर्ल्स जो है वो स्क्वायर टेबल में बैठी है, सभी के सभी किधर फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 4 गर्ल्स सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 2 गर्ल्स ईच ऑफ द मिडल ऑफ द 2 अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर टेबल। 4 लड़कियां तो कॉर्नर पर बैठी हैं और 2 लड़कियां किसी भी अपोजिट साइड पर बैठी है, तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। क्लियर? कितने पर्सन हो गए, 6 गर्ल्स हो गई। अब इसका डेटा सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बोला गया है एल एंड सी आर फेसिंग टू ईच अदर, एल और सी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी जगह, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एल सी ये भी हो सकता है, एल सी ये भी हो सकता है, और एल और सी ये भी हो सकता है। हमें थोड़ा सा होल्ड करना है, जब भी हमें कुछ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती दिखे ना, तो आपको उस जगह पे दोस्तों रुक कर अगला स्टेटमेंट हमें पढ़ लेना है कि अगला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, क्या पता वहां से हमारी कुछ पॉसिबिलिटी कैंसल आउट हो जाए, राइट। चलो, L इज इमीडिएट नेबर ऑफ A और B, जो L है वो A और B का पड़ोसी होगा। C इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, जो C है वो कॉर्नर पर नहीं बैठेगा, और L के सामने C है, तो हमने C को मिड में बिठाया और C के सामने L को बिठा दिया, डेफिनेट मिला। देखो पॉसिबिलिटी जितनी बननी थी ना वो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई अगला स्टेटमेंट पढ़ते। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A और B, A और B का इमीडिएट नेबर है, तो A इधर भी आ सकता है और B भी इधर आ सकता है, A इधर भी आ सकता है और B भी इधर भी आ सकता है, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा खुद से। ठीक, आगे देखते हैं। सी बस क्वेश्चन खत्म है, एल एंड सी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब इधर इधर कौन आ जाएगा, बस 2 लाइन का क्वेश्चन था, बच्चा कौन कौन सा नाम है, जे और के में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है, क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं बोला जा रहा, तो इन दोनों को हम फिक्स नहीं कर सकते। L is an immediate neighbor of A and B, C is not sitting at the corner, who are the immediate neighbor of C, तो C के पड़ोसी कौन कौन है, तो J और K दोनों ही C के पड़ोसी हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। बोलो जय हिंद जय भारत। क्लियर है दोस्तों, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। अब देखो रेक्टेंगल स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया हमने, पिछली क्लास में हमने सर्कल वाला क्वेश्चन किया था। अब हमारे सामने यहाँ पर एक सिटिंग इन अ रो, एक लाइन में कुछ पर्सन बैठे हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है। एक लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में कुछ पर्सन्स को अरेंज किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे सामने दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 7 पर्सन है, ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। 7 पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये था डायरेक्शन। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, ए सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब देखो 7 पर्सन है दोस्तों, 2 3 4 5 6 7। ए जो है वो किसी एंड से तीसरे नंबर पे बैठा है, तो 1 2 तीसरा एंड ये भी हो सकता है। और हम इसी डायग्राम में पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक ही डायग्राम में पॉसिबिलिटी ले ले, क्यों दोबारा लाइन ड्रॉ करने जाए, टाइम तो वेस्ट होगा ना। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी तो थर्ड हो सकता है ना एंड। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, राइट। चलिए बोला जा रहा है सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो जब भी हमारे सामने अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, बिटवीन का मतलब जितना नंबर ऑफ पर्सन है उतने का ही गैप रखना है। तो ए और बी के बीच में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए। हमारे पास ए ये रहा, 2 पर्सन का गैप, बी यहाँ हो जाएगा, ए ये रहा, 2 पर्सन का गैप दोस्तों, बी हमारा यहाँ हो जाएगा, राइट। अब फिर बोला गया था सी इमीडिएट नेबर है बी का, सी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बी नॉर्थ देख रहा है, बी का बायां ओर सी ये हो जाएगा और बी का बायां ओर सी ये हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? आगे देखते हैं। G sit third to the right of E, नहीं ये पॉइंट रह गया। F sit fourth to the left of B, हमारे पास B रखा है, B के फोर्थ लेफ्ट पर हमें किसको प्लॉट करना है, F को प्लॉट करना है। B का फोर्थ लेफ्ट कहाँ जाओगे बताना जरा, नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट तो ये होगा, B का चौथा लेफ्ट कहाँ लेके चले जाओगे, नहीं हो सकता ना। तो नीचे वाला डायग्राम हमारा गलत और ऊपर वाला डायग्राम हमारा अभी तक तो सही बन रहा है। अब बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट पर कौन आ जाएगा दोस्तों, एफ। ई डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, ई किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा, और जो जी है वो थर्ड राइट है ई के, तो ई को बस मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर जी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। एक नाम बच गया, कौन सा, ए बी सी डी बच गया, तो डी को मैं यहाँ पर बना दूंगी और ये डायग्राम मेरा सही हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, इस रो के एक्सट्रीम लेफ्ट पर कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर हमारा डी बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी, राइट। सभी को समझ में आया? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। और अब आप एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, 7 पर्सन और सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, लीनियर रो। सॉल्व किया जाए, चलिए। 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 7 पर्सन है और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। हमने 7 पर्सन को ऐसे बिठा लिया, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। U इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R, अगर दोस्तों मैंने R को यहाँ बिठाया तो R का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर U यहाँ पर आ जाएगा। चलो इतनी बातें तो अब आपको समझ में आ रही होगी ना। चलिए, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन Q और S, Q और S के बीच में 2 पर्सन, ना हमारे पास Q है ना ही S है, तो होल्ड करते हैं, बस साइड में स्टोर कर लो। आपको ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, Q और S के बीच में 2 पर्सन, Q और S आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। S इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ U, U के इमीडिएट राइट पर कौन आ जाएगा, S। अब देखो 2 पर्सन का गैप, Q तो इधर हो नहीं सकता, तो 2 पर्सन का गैप Q हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट T सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q हमारे पास ये रहा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पर T को बिठा दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। V इज नॉट द नेबर ऑफ T,
जो v है वो t का नेबर नहीं होगा, v यहाँ नहीं आ सकता, तो v के लिए यही जगह बची। बचा हुआ नाम आप इसको दे दो। कौन सा नाम बच गया दोस्तों हमारे सामने? p बच गया, तो p आपका यहाँ पर हो जाएगा। डिमांड क्या है? हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t? t के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है? दैट इज p बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? समझ में आई है बातें? चलिए, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें बताई गई है। देखो सिर्फ 3 लाइन का ही तो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बताया ही नहीं गया कि उस रो में, पर्टिकुलर रो में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। कुछ भी डिफाइन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम चीजों को पॉसिबिलिटी में देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, बोला जा रहा है कुछ नंबर ऑफ पर्सन है जो एक पर्टिकुलर रो में बैठे हैं और सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो राइट बोला जाएगा तो इधर, लेफ्ट बोला जाएगा तो हमारा इधर हो जाएगा। डी इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। डेफिनेट इंफॉर्मेशन कि राइट एंड से डी जो है वो सेकंड नंबर पर बैठा हुआ है, तो सेकंड नंबर पर डी को हमने बिठा दिया। चलिए, फिर H is sitting fifth to the right of B, है ही नहीं H और B, तो साइड में स्टोर करो। B के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस पर कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। ठीक। Q is immediate left neighbor of B, B का immediate left पर कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा। आगे देखते हैं। Only 3 person sit between D और H, डी और एच के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, तो 1, 2, 3 पर्सन, ये हो जाएगा डी, और डी के आगे 1 पर्सन। अब ये वाला काम हमारा खत्म हो चुका, हमने यही रिलेट कर दिया। आफ्टर दैट पी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के 4th लेफ्ट पर पी है। कहां पर एम है, कहां पर पी है, हमारे पास कोई भी डेटा गिवन नहीं है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बात बोली जा रही है। Only 8 person sit between y और m, y और m भी नहीं है। Also y sit left of p, p के लेफ्ट में बैठेगा, ये भी नहीं पता। अब क्लू पॉइंट हमें यहां से मिला। Q sit third to the right of m, m को यहां रखते हैं, तो m के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट पर Q आ गया। अब हमें दोनों पॉइंट जो हमने छोड़ा था वो स्टेटमेंट पता चल जाएगी दोस्तों। जो P है वो 4th लेफ्ट है m के, तो m के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th लेफ्ट पर कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। और 8 पर्सन बैठे थे Y और M के बीच में, तो देखो M ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और Y आपका यहाँ पर हो जाएगा। अभी सारा अरेंजमेंट हमारा बन चुका विदाउट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं थी, सारी अरेंजमेंट हमारे सामने दिख रही है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे? सवाल में ये पूछा जा रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट हमारे सामने फॉल्स है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है? B इज सिटिंग 11 फ्रॉम द राइट एंड, क्या B जो है वो राइट एंड से 11 है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सही बात है ये तो। ओनली 7 पर्सन सिट बिटवीन P और B के बीच में 7 पर्सन है। P एरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ P और B के बीच में 7 पर्सन है, ये भी सही है। Y इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, Y किसी कोने पर बैठा है, ये भी बात सही है। P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ Q, क्या Q के राइट पर P बैठा है? नहीं, Q के लेफ्ट पर P है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 4, क्योंकि हमें रॉन्ग बताना था कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट है? सभी को समझ में आया है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10 पर्सन सिटिंग इन अ पैरेलल रो। अब देखो पैरेलल रो का क्वेश्चन आ चुका। 10 पर्सन पैरेलल रो, और पैरेलल रो कैसे डिफाइन करना है ये मैंने पहले ही आपको बताया है, कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, 10 पर्सन है, 2 पैरेलल रो पे रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन। 5 पर्सन MNOPQ सिटिंग इन अ रो फेसिंग द साउथ,
और साउथ वालों को मैंने बताया आप ऊपर की तरफ ही रखोगे, ये साउथ फेसिंग है। इनके नाम लिख लो कौन कौन से, एम, एन, ओ और पी और क्यू, ये साउथ की तरफ फेस करेंगे। फिर बताया जा रहा है 5 पर्सन ए बी सी डी ई सिटिंग इन अनदर रो फेसिंग द नॉर्थ, दूसरी रो में बैठे हैं ए बी सी डी और ई, और ये पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। इसके बाद एवरी पर्सन फ्रॉम वन रो इमीडिएट अपोजिट टू द पर्सन इन अनदर रो, दोनों ही पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये चीज कॉमन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, ठीक है, दो डायग्राम चलेंगे। जो ए है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के, एंड नन ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर। ए के इमीडिएट, जो ए है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉर्नर पर नहीं आएगा। डी को यहाँ बिठाया, डी का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, डी को यहाँ बिठाया, डी का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा। बाकी डी आप यहाँ नहीं रख सकते थे क्योंकि आपका ये कॉर्नर पर मना कर रहा था। फिर बोला जा रहा है दोस्तों, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट पर बी, डी के सेकंड लेफ्ट पर बी। देन क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू बी। इस लाइन का मतलब क्या है ध्यान से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझते हुए चलना है। ये बोला जा रहा है क्यू इमीडिएट लेफ्ट है उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के इमीडिएट लेफ्ट है, जो बी को के अपोजिट बैठा है। तो बी के अपोजिट दोस्तों ये बैठा है और ये साउथ फेस कर रहा है ना, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, क्यू। बी को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन हो जाएगा, क्यू। बी के अपोजिट जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर क्यू को बैठाना था। डन, चलो। एम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के फर्स्ट सेकेंड राइट पर एम आ जाएगा और क्यू के फर्स्ट सेकेंड राइट पर आप एम को बिठा ही नहीं पाओगे, तो नीचे वाला डायग्राम हमारा गलत और ऊपर वाला हमारा डायग्राम सही। वैसे भी ऊपर वाला हमेशा सही होता है ना। चलिए, एन एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एन और पी एक साथ आएंगे। अब यही जगह बची है एन और पी के लिए एक साथ आने के लिए। फिर बोला गया जबकि जो पी है वो एक एंड पर है, तो पी अगर एंड पर रखेंगे तो एन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो सारे नाम में से कौन सा नाम हो गया, एम एन ओ बच गया, तो ओ इस वाली जगह पर हो जाएगा। फिर एक पॉइंट बचा है, ई सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू द वन हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट पर जो है उसके अपोजिट बैठा है ई, तो आपका सी यहाँ पर आ जाएगा और आपका डायग्राम खत्म। डिमांड क्या है क्वेश्चन में, हु इज अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन है, तो पी के अपोजिट बैठा है हमारा सी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्लियर है सभी को, समझ में आया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी सॉल्व करके बताएंगे। 6 स्टूडेंट सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कॉमन तो है, बहुत आसान है, सिर्फ 6 पर्सन को अरेंज करना है। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड डी, ए ई और डी दोनों का नेबर होगा। अब ई यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है। श्योरिटी नहीं है ना, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी एक ही डायग्राम में ले लिया। डी सिट, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब थर्ड राइट तो बहुत सारा हो सकता है। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये भी हो सकता है। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ई जो है वो इमीडिएट नेबर है एफ के। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये क्लू पॉइंट मिला है। अब हमें क्लू पॉइंट जो है, हमने क्लू ढूंढा वो ये मिला है। बी जो है वो सेकेंड लेफ्ट है किसके सॉरी, ई के सेकेंड लेफ्ट पर है। ई को यहाँ बिठाया, सेकेंड लेफ्ट बी आ पाएगा, डी बैठेगा ना ऑलरेडी। तो अब हमारे पास एक श्योरिटी आई। किस चीज की श्योरिटी आई दोस्तों, बी सेकेंड लेफ्ट है ई के, तो ई को यहाँ, तो ई और डी के पास बैठ गया। ई का फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पर बी हमारा यहाँ आ जाएगा। देखते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर स्टेटमेंट था ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एफ, तो ई के पास इमीडिएट नेबर एफ आ गया।
डी थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ एफ, तो देखो अपने आप एफ के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर ये हो गया, एक नाम बच गया है सी, वो यहाँ पर हो जाएगा। हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ दिख रहा है, डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ये भी हमारे सामने एक आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ नाम दे देता है तो नाम देख के ऐसा लगता है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आओ चलो बनाते हैं, साथ साथ ड्रॉ करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सिटिंग अरेंजमेंट के पॉइंट्स को कैसे पुट अप किया जा रहा है, तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या अप्रोच और कैसे फॉलो किया, फिर अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। राइट, चलो। 6 स्टूडेंट प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसेफ, किरण आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 बच्चे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। प्रतीक इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ, समीर और कबीर दोनों का नेबर है, तो प्रतीक ये हो गया, समीर और कबीर में से कोई भी यहाँ पर दोनों जगह आ सकता है। जिया इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ समीर, अगर ये समीर होगा तो फर्स्ट सेकंड राइट जिया आ सकती है नहीं, तो जो हमने पॉसिबिलिटी ली थी अभी हमारे पास कंफर्मेशन में बदल जाएगी कि कबीर यहाँ और समीर यहाँ, और समीर के फर्स्ट सेकंड राइट पर आ जाएगी जिया। किरण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर, कबीर के थर्ड लेफ्ट पर किरण, कबीर ये बैठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी किरण। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। जोसेफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिया और कबीर, जिया और कबीर का इमीडिएट नेबर हो जाएगा जोसेफ, तो वो यही जगह बची है। राइट। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जोसेफ, जोसेफ के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है, तो जिया बैठी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और बोला जा रहा है 7 पीपल ABCDEFG सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। आपके सामने 7 फ्रेंड हैं, रो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं इन द सेम ऑर्डर में। ओनली 1 पर्सन लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में एक ही पर्सन है, तो डी को यहाँ देखो एक लेफ्ट ये हो जाएगा, और कितने पर्सन है 7, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 पर्सन मिल चुके हैं। डेटा ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए जो है वो डी का नेबर है, तो देखो ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है, दोनों नेबर हो सकते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन, तो डी एरा 1 2 का गैप कर देंगे एफ, डी एरा 1 2 का गैप कर देंगे एफ। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन सी और जी, के बीच में 3 पर्सन। अब देखो यहाँ तो 3 पर्सन का गैप होने के लिए यही जगह है ना, सी या जी, 1 2 3 का गैप सी या जी। यहाँ पर अगर सी जी रखे 1 2 3, तो सी और जी को नहीं बिठा पाएंगे, तो सी और जी में से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, सी और जी के लिए हमारे पास 3 का गैप पॉसिबल ही नहीं है, तो नीचे वाला डायग्राम हमारा कैंसिल हो जाता है। आगे B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, B जो है वो G का नेबर नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन E एंड A, E और A के बीच में 2 पर्सन, तो देखो E 1 2 का गैप यहाँ पर ये आ जाएगा। अब अगर G का नेबर कौन नहीं होना चाहिए था, B इज नॉट द नेबर ऑफ G, अगर यहाँ G रखो तो B तो यहीं आएगा, तो अब हमें यहाँ से श्योरिटी मिल जाएगी, जो हमने पॉसिबिलिटी ली थी ये पॉसिबिलिटी डेफिनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या कि अब हमें B यहाँ पर, C यहाँ पर रखेंगे और G, अब देखो G के पास B भी नेबर नहीं होगा। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट मतलब अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम राइट पर दोस्तों C बैठा है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 7 पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, 7 पर्सन है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में केवल 2 व्यक्ति होंगे, तो 3 पर्सन मिल गए, 4 5 6 और 7 पर्सन। G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, G इमीडिएट नेबर है,
अब देखो जी यहाँ भी आ सकता है इमीडिएट नेबर, और जी ये भी नेबर हो सकता है, लेकिन अगर जी ये नेबर दे दे तो क्या 3% ए और जी के बीच में हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जी मिड में आ गया, 3% कहाँ बिठाओगे? तो 1 2 3 का गैप यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए। ओनली 2% बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। अब देखो बी और सी ये भी हो सकता है, बी और सी ये भी हो सकता है, तो श्योर नहीं है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, E इज नॉट द नेबर ऑफ सी, ई भी सी का नेबर नहीं होगा। F इज इमीडिएट राइट ऑफ G, G के इमीडिएट राइट पर F हो गया। अब हमारे पास B और C के लिए यही जगह बचती है दोस्तों, B और C, 1 2 का गैप C। अगर मैं C यहाँ रखूंगी तो E के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, तो B मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, C मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। C और B के बीच में 2 का गैप हो गया, E मेरा B के पास, C के पास भी नहीं आ रहा, तो कंप्लीट अरेंजमेंट हमारा मिल चुका है। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं? तो हमारे पास एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आई ये बात? चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 11 में? अन्या, लक्ष्य, मृणाल, नोमल, उर्वा, गुरशन सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारे ही नाम एक सिंगल रो में बैठे हुए हैं। कितने पर्सन हो गए? 3 4 5 6 पर्सन हो गए। ओनली 3 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन गुरशन और नमन। गुरशन और 1 2 3, नमन के बीच में 3 पर्सन, नमन इधर भी हो सकता है, गुरशन और नमन के बीच में 3 पर्सन। अगर किसी स्टेटमेंट से 2 पॉसिबिलिटी निकलती है तो हमें वो लेना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मृणाल एंड आन्या, मृणाल हैज आन्या एंड लक्ष्य एज हिज इमीडिएट नेबर। आन्या और लक्ष्य के बीच में मृणाल आ जाएगा, लक्ष्य इधर भी हो सकता है, आन्या इधर भी हो सकते हैं, मृणाल बीच में आएगा। ठीक है, फिर बोल दिया आन्या इज सेकंड राइट ऑफ उर्वा, उर्वा के फर्स्ट सेकंड राइट पर आन्या। यहाँ पर तो आन्या सेकंड राइट नहीं हो सकती ना, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। बोला है नेक्स्ट स्टेटमेंट, गुरशन इज इमीडिएट राइट ऑफ उर्वा। जो गुरशन है वो उर्वा के इमीडिएट राइट है, तो उर्वा के इमीडिएट राइट गुरशन, और उर्वा के सेकंड राइट पर ए और फिर एम और फिर एल। अब यहाँ पर अगर इसको राइट करते हो तो ये तो 6 से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, तो नीचे वाला डायग्राम कैंसल और ऊपर वाला डायग्राम दोस्तों हमारा सही बैठ जाता है। क्लियर है? समझ में आई है ये बात? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट पर कौन बैठा है? तो उर्वा बैठी है एक्सट्रीम लेफ्ट पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है चीजें? तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 12। इसकी डायरेक्शन 2 पेज में मैंने डायरेक्शन देखा है, पहले आप इसकी डायरेक्शन पढ़ो, क्या दिशा दिया जा रहा है। बोला जा रहा है यहाँ पर कि 8 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। दोस्तों जब भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा तो उसके साथ कुछ वेरिएबल जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि पर्सन को तो बिठाना ही बिठाना है, साथ में उनके साथ कुछ प्रोफेशंस भी जोड़ दिए गए। जैसे यहाँ पर बोला गया है, ईच ऑफ वन ऑफ देम प्रोफेशन इज डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन और बैंकर। ये सारे 8 पर्सन अलग अलग प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन को ये 8 पर्सन कैरी कर रहे हैं, और देखते हैं कि 8 का ये क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है। तो अब हम आगे वाले स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये रहा, 8 पर्सन और सब अंदर की तरफ फेस, तो हमने 8 पर्सन की दोस्तों पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमें पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। चलो, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, हमने 8 पर्सन बनाया, ठीक, और यहाँ पर हमने टीचर को रखा, और टीचर जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर ए आ गए। ठीक, डी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, नहीं बिठाया जा सकता। जी नेबर नहीं है किसका? टीचर का, तो इस जगह पर जी नहीं आना चाहिए। अब देखो जो डी है वो सेकंड लेफ्ट है जी के, जी को यहाँ पर बिठाओगे तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट हो जाएगा डी, जी को यहाँ बिठा नहीं सकते,
एक पॉसिबिलिटी हमारी और बनती है, क्या टीचर हमारा यहाँ पर हुआ और टीचर के डी जी को यहाँ बिठाया, जी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर डी आ गया और यहाँ पर तो ए बैठा ही हुआ था। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो जाए। टीचर और यहाँ पर एक का गैप डी और फिर ए और फिर जी। और दूसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका जो ये 8 पर्सन थे, यहाँ पर तो है टीचर और टीचर के थर्ड राइट पर ए, जी यहाँ भी तो आ सकता है, जी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर डी। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी मिली है इस क्वेश्चन से। तो आप तीनों पॉसिबिलिटी बनाओगे, कहीं ना कहीं जाके आपकी 2 पॉसिबिलिटी हमारी कैंसल आउट हो जाएंगी। अब आगे का स्टेटमेंट देखते हैं और पढ़ के हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। बोला जा रहा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी, जो कि शॉपकीपर है, बी हु इज शॉपकीपर एंड टीचर। बी शॉपकीपर है और टीचर के बीच में एक का गैप होगा। टीचर यहाँ तो बी रख नहीं सकते, तो बी और बी हो जाएगा शॉपकीपर। यहाँ पर आ जाएगा आपका बी और बी हो जाएगा दोस्तों शॉपकीपर। और इस वाले डायग्राम में टीचर ये रहा तो बी और बी हो जाएगा हमारा शॉपकीपर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तीनों में ही प्लॉटिंग करनी है सेम स्टेटमेंट को। आगे देखते हैं। द वन हु इज आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर के थर्ड राइट पर आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर, आर्किटेक्ट हो गया। शॉपकीपर ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर, आर्किटेक्ट हो गया। शॉपकीपर ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर, आर्किटेक्ट हो गया। क्या यहाँ पर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे देखा जाए। चलिए दोस्तों, बोला जा रहा है यहाँ पर एच स्टेटेड बिटवीन आर्किटेक्ट और इंजीनियर। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन है? एच है। तो देखो आर्किटेक्ट और इंजीनियर, एच तो रख नहीं सकते आर्किटेक्ट, और ये हो जाएगा इंजीनियर, और आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में हो जाएगा एच। आर्किटेक्ट और इंजीनियर एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट इंजीनियर एच नहीं आ सकता, तो ये डायग्राम हमारा कैंसल। आर्किटेक्ट इंजीनियर एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट इंजीनियर एच नहीं आ सकता, तो ये वाला डायग्राम भी हमारा कैंसल। 2 डायग्राम दोस्तों हमारे कैंसल हो चुके हैं। आपका सिर्फ यही डायग्राम जो है वो सही जा रहा है। और चीजें चेक कर लेते हैं। E is not an neighbor of H। H का पड़ोसी नहीं है, तो H तो देखो E ये भी नहीं हो सकता है और E आपका ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि H का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो अब E के लिए जगह बताओ। ये भी E नहीं, ये भी E नहीं, तो E हमारा यहीं पर आ सकता है और कहीं तो E के लिए जगह ही नहीं बची है। चलिए, इंजीनियर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। इंजीनियर ये बैठा, जो इंजीनियर है वो क्लर्क के थर्ड राइट है, तो क्लर्क अगर जी हो जाएगा तो क्लर्क के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर इंजीनियर आ गया। सभी को क्लियर है? ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन और एफ। बिजनेसमैन और एफ के बीच में 1 पर्सन का गैप। देखो बिजनेसमैन इसको देते हैं तो एफ ये हो जाएगा, 1 का गैप। बिजनेसमैन और एफ इसको देते तो 1 का गैप पॉसिबल है, लेकिन बोल दिया गया ई आपका बिजनेसमैन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। ई बिजनेसमैन नहीं होगा तो ए हमारा बिजनेसमैन और एफ हमारा आर्किटेक्ट। ई एफ और बिजनेसमैन के बीच में 1 का गैप, तो आपका एफ आर्किटेक्ट हो गया, टीचर ये हो गया, शॉपकीपर बी हो गया, जी क्लर्क हो गया, ए बिजनेसमैन हो गया। अब बोला, अब अल्फाबेट देखो दोस्तों, कौन सा अल्फाबेट बच चुका है? कौन सा अल्फाबेट बच गया है हमारे सामने? यहाँ पर ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी बच गया है, सी बचा है, और तो सी आपका ये यहाँ वाली जगह पर हो जाएगा और सी हमारा इंजीनियर हो गया। अब ई जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो कौन डॉक्टर हो जाएगा? यही तो प्रोफेशन बचा है, डी डॉक्टर हो जाएगा। और इंजीनियर का प्रोफेशन, ई का प्रोफेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लो कौन सा नाम रह गया है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, बैंकर रह गया। तो जो ई है वो आपका बैंकर बन जाएगा और ये पूरा ही क्वेश्चन हमारा फिनिश। अब इससे क्वेश्चन आपके सामने
कुछ भी पूछा जाए दोस्तों हम इसका आंसर दे सकते हैं। सपोज दैट मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, हु इज बैंकर इन दिस प्रोफेशन, कौन बैंकर है, तो आप आंसर बता दोगे ई। हु इज फोर्थ राइट ऑफ बैंकर, बैंकर के फोर्थ राइट पर कौन है, तो 1 2 3 फोर्थ राइट पर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा बैंकर के फोर्थ राइट पर। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया, कॉम्प्लिकेटेड था। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। आज के सेशन में हमने देखा कि क्वेश्चन, हमने लीनियर रो देखा, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन देखा, रेक्टेंगल देखा, आपका स्क्वायर देखा, और फिर यहाँ पर हमने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो ये मॉडरेट लेवल के थे। अभी इससे ऊपर लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नई क्लास में। और कुछ पॉइंट्स मुझे और समझाने हैं, वो पॉइंट्स मैं क्लास नंबर 23 में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होगी दोस्तों। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, सेशन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच हर एक एस्पिरेंट तक पहुंच पाए जो इसकी जरूरत है। जो भी 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब तक ये वीडियो जानी चाहिए। तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल या थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया आप चाहते हैं, यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहां से जाके कनेक्ट होके आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आपके टीचर्स भी कनेक्टेड है, आपके फैकल्टी मेंबर भी हैं, तो वो अभी आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर दोस्तों आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सेक्शन का डाउट उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सोल्यूशन का आंसर मिल जाएगा। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे सारे ही सेशन से कनेक्टेड होकर अपनी चीजों को बेहतर बना के अच्छा परफॉर्म करके आप एग्जामिनेशन में आप अपना अच्छा बेटर 100% देके आप सिलेक्शन ले पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। यही कराए हुए क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप 3 बार करोगे, जब जाके आप किए हुए क्वेश्चंस को सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने का और प्रैक्टिस करने की यही तरीके हैं। आप किए हुए क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, कुछ ब्रेक के बाद बार बार सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको रिवीजन करते रहना है सारे ही चैप्टर्स का, ताकि कनेक्टिविटी रहे, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।